यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, हमने शुरुआत की है इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 की और इसमें हमारे ना 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, सेकंड में हमने देखा था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और थर्ड लेक्चर में हमने समझा था फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये कौन सा लेक्चर है दोस्तों? ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम समझने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब देखो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है जो हमारे एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में ये आता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो फिर आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना है इसका मीनिंग, यानी आंसर की शुरुआत कहाँ से करनी है बच्चे? तो आपको आंसर की शुरुआत करनी है मीनिंग से, यानी आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग लिखोगे, देन आपको लिखना है दोस्तों उसके नीचे डेफिनेशन और फिर उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंस है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल कितने पॉइंट्स दिए गए हैं? तो टोटल 7 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। हर एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि एग्जाम में ना आप इसको अपने ओन वर्ड्स में भी अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहला पॉइंट। इसमें क्या दिया है दोस्तों? प्राइस डिटर्मिनेशन। ओके, अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो प्राइस को डिटरमाइन करने में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करता है। जैसे कि लेट अस सपोज दैट मेरे पास क्या है, मेरे पास ये पेन है। ठीक है, ये मेरे पास पेन है बराबर। अब इसके प्रोडक्ट को मुझे डिसाइड करना है, तो ये इसमें कौन मेरी हेल्प करेगा? तो दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि देखो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिसाइड करने में जो मेन रोल प्ले करते हैं ना वो कौन कौन से फोर्सेस हैं? तो एक तो है डिमांड और दूसरा कौन सा है बच्चे? सप्लाई। ठीक है, तो ये डिमांड और सप्लाई को एनालाइज करने का काम कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। ठीक है ना, इसीलिए तो इसको कहा गया है प्राइस डिटर्मिनेशन। वैसे ही मान लीजिए जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड का क्या होता है? रेंट। अब रेंट कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड करने में हमारी कौन हेल्प करेगा? तो यस एवरीवन, बिल्कुल माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है प्राइस डिटर्मिनेशन। तो जरा हम समझेंगे ध्यान से, देखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? कि हाउ द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिटरमाइंड। समझ में आया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी, अब इसका मीनिंग क्या हुआ पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमारी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? तो हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी जो फ्री मार्केट इकोनॉमी का वर्किंग है ना दोस्तों, उसको समझने में ये हमारी हेल्प करता है। कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फ्री मार्केट इकोनॉमी हम उस इकोनॉमी को कहते हैं जिसमें, समझिएगा, जहां पे जो इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं ना रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ, मान लीजिए प्रोडक्शन के रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है तो इस पे कोई ऊपर से ऑर्डर नहीं आता, सरकार हमें नहीं कहती। जैसे मान लीजिए आप एक फैक्ट्री चला रहे हो, आप एक फैक्ट्री के मालिक हो। ठीक है, तो अब सरकार आपको ऑर्डर नहीं देगी कि आपको अपने फैक्ट्री में यही चीज प्रोड्यूस करना है और इतना प्रोड्यूस करना है, ऐसा ऊपर से आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा। आप क्या कर सकते हो? आप अपने मन मर्जी से, यानी इंडिविजुअल लेवल पे ये डिसीजन ले सकते हो। फ्री मार्केट इकोनॉमी हम इसी को कहते हैं। जैसे हमारी फैक्ट्री है तो भाई हमें क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये सारा डिसीजन किसका होगा? मेरा होगा। किसी ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, कोई सरकार मुझे अपने कंट्रोल में नहीं रखेगी कि तुम्हें यही यहाँ पे प्रोड्यूस करना है और इतना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सच एज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एक्सेट्रा आर टेकन एट इंडिविजुअल लेवल्स। मतलब ये जो सारे डिसीजन होते हैं है ना इसके रिगार्डिंग, ये सब इंडिविजुअल लेवल पे लिए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे किसी गवर्नमेंट का या फिर किसी दूसरी एजेंसी का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो यही है सिंपल सा मीनिंग फ्री मार्केट इकोनॉमी। आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 3 विच इज, मतलब पॉइंट नंबर 3 विच इज फॉरेन ट्रेड। तो पहले तो यहाँ पे ये ट्रेड का मीनिंग समझेंगे। तो दोस्तों ट्रेड का मतलब क्या होता है? देखो जो हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं ना गुड्स का, जैसे कि मैं गई सामान खरीदने के लिए। ठीक है, तो मैंने पैसे दिए, सामान खरीदा, या फिर मान लीजिए कि मैं सामान बेच रही हूँ, तो क्या होगा? सामने वाला पर्सन मुझे पैसा देगा और वो सामान खरीदेगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना,
ये जो लेन देन हो रहा है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चे, ट्रेड कहते हैं। ठीक है, देखो ट्रेड का सिंपल सा मीनिंग आप क्या कह सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो बाइंग एंड सेलिंग होता है उसको ट्रेड कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है दोस्तों, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखो ट्रेड तो होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होगा, लेकिन कैसे होगा भाई, फॉरेन। फॉरेन मतलब क्या, इंटरनेशनल लेवल पे, यानी दूसरी कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो देखो जब दूसरी कंट्रीज के साथ हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, बराबर, तो क्या होता है, तो टैक्सेस भी लगाए जाते हैं, है ना, हमारी कंट्री के द्वारा या फिर उनकी कंट्री के द्वारा टैक्सेस भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। तो वो जो टैक्सेस है ना दोस्तों, उस मतलब मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर टैक्स है, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे क्या इफेक्ट होगा, वो चीज को समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। समझ में आया आप सभी लोगों को? देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हेल्प करता है एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, जैसे कि समझिएगा इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, मतलब कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है उसके ऊपर टैरिफ का इफेक्ट्स क्या होगा, इसको समझने में कौन हमारी हेल्प करता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है, समझा कि नहीं आप सभी लोगों को? फिर आगे देखो क्या लिखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट्स ऑफ एनी टू कंट्रीज। जैसे अगर मैं करेंसी एक्सचेंज रेट्स की बात करूं दोस्तों, तो ये ना अलग अलग होता है और ये हर पल चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे अभी मैं डॉलर की बात करूं तो $1 की कीमत हमारे कंट्री में कितना होगा, मतलब हमारे कंट्री में $1 कितने रुपया के बराबर होगा, तो देखो ये हमेशा चेंज होते रहता है। तो अभी मैं आपको कोई फिक्स तो नहीं बता सकती क्योंकि उसमें चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता सकती हूँ कि ये 70 से 80 रुपए के बीच में रहता है $1 की कीमत, यानी $1 हमारे यहाँ के 70 से 80 रुपया के बीच, मतलब 80 रुपया के बराबर हो सकता है। ठीक है, इसी के बीच में जनरली रहता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये रेंज लिखा हुआ है, यानी 70 से 80 के बीच में रहता है। बाकी कुछ भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, कभी 76 भी होता है, कभी 81 भी होता है। ठीक है, तो ऐसे करके चेंजेस होते रहते हैं, आप देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो बस मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि जो करेंसी रेट्स होते हैं, करेंसी एक्सचेंज रेट्स होते हैं, है ना, तो किसी भी दो कंट्री के, उसको डिटर्मिनेशन में भी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। एंड इसी के साथ साथ गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारा फॉरेन ट्रेड, हमने इस पॉइंट को भी समझ लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग की। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे ये मॉडल का मतलब क्या है। देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के बताती हूँ। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, हाईवे बनवाना है। ठीक है, अब ये हाईवे इन्होंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक ना, मतलब पूरे देश में, पूरे भारत में एक ऐसा हाईवे बनना चाहिए, है ना, जिसके थ्रू हमारा जो भी मतलब इंपॉर्टेंट काम है वो हो पाए। ठीक है, यानी वहां से स्पेशली किसी गाड़ियों को पास किया जाए, ऐसा मान लीजिए कि सरकार ने डिसाइड कर लिया कि हमें वो वैसा हाईवे बनाना है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली मतलब उनके मन में आया कि हाईवे बनाना है, डायरेक्टली वो लोग काम शुरू नहीं करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, पहले ना उसका एक पूरा मॉडल बनाया जाता है, पूरा अच्छे से मॉडल बनाया जाएगा कि हाईवे कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है, किधर मुड़ेगा किधर नहीं मुड़ेगा, एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं। ठीक है, मतलब जैसा ग्राउंड पे बनने वाला है, जैसा जमीन पे बनने वाला है, पहले ना सेम टू सेम वैसे ही एक मॉडल बनाते हैं और उसको पूरा अच्छे से एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं, और तब जाके फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हाँ अब हमें हाईवे बनाना चाहिए और इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो देखो मॉडल का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि कोई बहुत बड़ी चीज है उसको हम छोटे में करके जब उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चे, मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हमारी हेल्प करता है, इसमें थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। देखो इकोनॉमिक्स में भी जो हमारे मतलब अगर देखा जाए तो जो रियल वर्ड है ना दोस्तों, वो क्या है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है। मतलब देखो जैसे अगर आपको डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी करनी है, ओके, जैसे मार्केट में जो भी डिमांड और सप्लाई चल रहा है उसकी आपको स्टडी करनी है, बराबर, तो आप क्या कर सकते हो, जो इकोनॉमिक मॉडल होते हैं ना उनकी मदद से आसानी से आप कर सकते हो, ये आपका एक फायदा हो जाता है। ठीक है, आप एक मॉडल बनाओगे डिमांड एंड सप्लाई को, फिर देखोगे कि डिमांड कितना होगा तो सप्लाई कितनी होनी चाहिए, या फिर सप्लाई कितना होगा तो डिमांड कितना होगा। ठीक है, या फिर मान लीजिए प्राइस और डिमांड का मॉडल आपने बनाया और उस चीज की आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अभी देखना हम लोग आगे ना बहुत सारे मॉडल्स पढ़ेंगे हम हमारे आगे वाले चैप्टर्स में, जैसे कि यूटिलिटी एनालिसिस है, फिर मतलब चैप्टर नंबर 2, फिर उसके आगे देखोगे डिमांड है, सप्लाई है, तो ये जो सारे चैप्टर्स है ना वहां पे आपको अलग अलग मॉडल्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी फिलहाल में बस ये डिमांड एंड सप्लाई वाला मॉडल समझ लो। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है भाई, मॉडल क्या होता है, तो कोई बड़ी चीज है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, जब हम उसको ईजी करके, ठीक है, समझते हैं, दैट इज योर मॉडल। ठीक है,
तो अब समझिएगा इसको ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। यानी कि जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो हमारी किस में हेल्प करता है दोस्तों? तो वो हमारी हेल्प करता है जो भी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको समझने में। और उनको हम कैसे समझ पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल। ठीक है, जैसे मान लीजिए डिमांड और प्राइस का रिलेशन हमको समझना है, तो हम पूरा मार्केट में एंटर करके फिर वहां पे नहीं देखेंगे कि डिमांड कितना हो रहा है, इधर से कितना आया, उधर से कितना गया, ये हम नहीं करेंगे। हम एक छोटा सा मॉडल बनाएंगे और फिर समझेंगे कि अच्छा हाँ, प्राइस बढ़ी तो डिमांड बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घटा। ठीक है, प्राइस अगर कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है, इस चीज को हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी हेल्प करता है। बात समझ में आई? फिर इट हैज मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। मतलब बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी इसने डेवलप किए हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि इकोनॉमिक्स बाय डेवलपिंग वेरियस टर्म्स, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये सब कुछ क्या है दोस्तों, आप लोग आगे देखेंगे जो अलग अलग मॉडल्स है ना, उसमें आप देखिएगा। और फिर आपको ये जो इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजीज हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी, ठीक है, यही कहते हैं ना टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग टूल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो हमारे स्टडी को काफी ईजी बना देता है। ठीक है, तो ये जो सब कुछ हमें मिले हुए हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, इतने सारे टर्मिनोलॉजी है, ये सब किसकी देन है भाई? तो इकोनॉमिक्स की ही देना है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे वही बातें बोली जा रही है। फिर इकोनॉमिक मॉडल्स आर बिल्ड यूजिंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक मॉडल्स है ना, वो किसकी मदद से बनाए जाते हैं? तो जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनकी मदद से। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब आप समझते हो, जिसमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अगर मैं प्राइस की बात करूं, तो किसी भी गुड्स का अगर प्राइस है तो वो कैसा है? वो वेरिएबल है, वो फिक्स नहीं है कि यही प्राइस रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। प्राइस में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई है, तो इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सभी को हम क्या कह सकते हैं? वेरिएबल्स कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा अगला पॉइंट, यानी कि पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। आई होप सो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को, और ये चाहो तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, देखो अभी 3 और पॉइंट्स बचे हुए हैं, तो यहाँ पे अगला पॉइंट जो है हमारा पॉइंट नंबर 5, इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चे? बिजनेस डिसीजन। ठीक है, अब बिजनेस डिसीजन में ये हमारी कैसे हेल्प करता है, देखो जैसे समझिएगा, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक थियरीज आर हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन। ठीक है, दिस डिसीजन आर रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा। अब देखो समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी हेल्प करता है? बिजनेसमैन की हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है भाई? तो बिजनेस के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं ना, उनको लेने में वो बिजनेसमैन की हेल्प करता है। जैसे कि कौन कौन से डिसीजन हो सकते हैं? तो डिसीजन रिगार्डिंग रिलेटेड टू डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो हमारे प्रोडक्शन है ना, फैक्टर मतलब जो हमारे मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। अब उनका जो कॉस्ट रहेगा, उनका जो रिवॉर्ड रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए लैंड को क्या देना है बच्चे? लैंड का क्या होता है? रेंट होता है। तो रेंट कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, या फिर जो वेजेस है जो लेबर को दिया जाता है, वो कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ये सब कुछ समझने में हमारी हेल्प कौन करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि अगर आपको कोई चीज डिसाइड करना है, आप ऐसे ही आंख बंद करके डिसाइड नहीं कर सकते, आपको पहले एनालाइज करना पड़ेगा, हर सिचुएशन को समझना पड़ेगा। अच्छा, लैंड का रेंट यहाँ पे ऐसे चल रहा है, यहाँ पे ऐसा चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे ऐसा चलेगा। ठीक है, तो ये आपको कैसे मालूम पड़ा? आपने अच्छे से बारीकी से अध्ययन किया, तब जाके आपको मालूम पड़ा ना। और वो जो बारीकी से आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, एकदम माइक्रोस्कोपिक जो आप स्टडी कर रहे हो, वही तो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रिलेटेड डिसीजन लेना हुआ, या फिर मान लीजिए अगर किसी गुड्स का हमें प्राइस तय करना हुआ, तो भी हम क्या करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही सहारा लेंगे। हम बारीकी से अध्ययन करेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज की डिमांड है ना, कंज्यूमर जो है वो क्या बाय करना चाहते हैं, तो हमें वही चीज प्रोड्यूस करना चाहिए, ये सब कुछ। ठीक है, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, यानी कैसे हमारे आउटपुट को मैक्सिमाइज किया जाए, इसके साथ साथ प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी हमारी समझने में हेल्प करता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये किसकी हेल्प करता है? बिजनेसमैन की। तो अगर आप आगे चल करके बिजनेसमैन कभी बनते हो, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे ही करना, हर चीज को बारीकी से अध्ययन करना, स्टडी करना, एंड देन आप कोई भी डिसीजन लेना, तो फिर वो डिसीजन जो है वो आपका खराब नहीं होगा, बल्कि अच्छा होगा, और उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे।
नेक्स्ट है यहाँ पे यूजफुल टू गवर्नमेंट। क्या ये सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंट है? हमने देखा बिजनेसमैन के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या ये सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंट है? तो जी हाँ बच्चे है, ठीक है, उसके लिए भी यूजफुल है। कैसे यूजफुल है भाई? तो देखो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, जो पॉलिसीज होती हैं, मतलब अलग अलग प्रकार से डिसीजन लेने पड़ते हैं, है कि नहीं? सरकार भी तो डिसीजन लेती है, जैसे बिजनेसमैन अपने बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन ले रहे हैं, वैसे ही जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी अलग अलग प्रकार के पॉलिसीज लाते रहती है। तो इनसे रिलेटेड भी इनको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे ना, तो उसमें कौन हेल्प करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो समझिएगा, इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी गवर्नमेंट को लाना है, या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी लाना है, या फिर प्राइस पॉलिसी, ठीक है। तो ये सब समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स इनकी हेल्प करेगा। तो दिस पॉलिसीज हेल्प द गवर्नमेंट टू अटेन इट्स गोल्स ऑफ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यानी ये गवर्नमेंट की हेल्प करता है कि किस प्रकार से, मतलब जो भी उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको किस प्रकार से ये एलोकेट करे, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो मिल पाए, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को भी समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट पॉइंट, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब ये क्या है भाई? तो समझेंगे जरा, इसको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, ये एकदम इजी है। देखो क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। समझ में आया आप सभी लोगों को? नहीं समझा? मैं बता रही हूँ। देखो, अगर आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हो, है ना, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें आपको प्रॉपरली एलोकेट करना पड़ेगा। यानी सही रिसोर्स को सही जगह पे जब आप लगाओगे तो आपको प्रॉफिट होगा, और जो आपका कॉस्ट है वो भी मिनिमम रहेगा, ठीक है। अब ये जो एलोकेशन की बात आ रही है, एलोकेशन में हमारी कौन हेल्प करेगा दोस्तों? यस एवरीवन, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही हमारी हेल्प करेगा कि हमें कौन सा गुड्स कहाँ पे लगाना चाहिए, किस रिसोर्स का यूज करना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ समझने में हमारी हेल्प करेगा। तो वही बातें दी गई हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो हमको बताता है कि हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन, हम कैसे बेस्ट रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन, ठीक है। एंड इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर, ठीक है। यानी ये हमको ये भी बताता है, मतलब स्टडी करता है कि जो टैक्सेस हैं वो किस प्रकार से सोशल वेलफेयर को अफेक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये था दोस्तों इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें टोटल 7 पॉइंट्स दिए गए थे। आंसर कैसे लिखना है, मीनिंग, डेफिनेशन एंड देन ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना। योर फर्स्ट पॉइंट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। ये तो एकदम सिंपल है यार। देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, मतलब जो फैक्टर्स यूज हो रहे हैं उनके प्राइस को डिसाइड करने में ये हेल्प करता है, और कोई प्रोडक्ट है उसके प्राइस को डिसाइड करने में हेल्प करता है, तो इसीलिए इसको कहा गया है प्राइस डिटर्मिनेशन। फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब हम फ्री है भाई, इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने डिसीजन ले सकते हैं कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, और कितनी मात्रा में करना है, ये सब कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग जो भी मतलब जो भी चीजें होती हैं उसको भी समझने में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हेल्प करता है। जैसे किसी एक पर्टिकुलर टैक्स का किसी कमोडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। और जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं दो कंट्रीज के, है ना, करेंसी एक्सचेंज रेट्स, उसको भी समझने में ये हेल्प करता है। फिर उसके बाद हमने देखा इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बारीकी से जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस होते हैं उनको हम समझ लेते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने देखा बिजनेस डिसीजन, बिजनेसमैन की हेल्प करता है बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन लेने में, जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड मैक्सिमम आउटपुट एंड प्रॉफिट, ये सब में, ठीक है। और यूजफुल टू गवर्नमेंट भी हमारे लिए बहुत सारी पॉलिसीज लेके आती है, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, तो वो सारे डिसीजन में भी हेल्प करता है कि कैसे रिसोर्सेज को सही जगह पे लगाना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट वन क्या था हमारा, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये थे इंपॉर्टेंस, आई होप सो समझ में आ गए होंगे। तो देखो यहाँ पर फाइनली हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, स्कोप, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे दोस्तों मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी हमें वही तीनों चीजें पढ़नी है, स्कोप और फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये सब हम कवर कर लेंगे आराम से, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो बस अभी जितना सिखाया अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, ठीक है, मुझे बताइएगा। अच्छा लगे तो अच्छा बोलिए, नहीं लगे तो बताओ क्या सुधार करनी चाहिए, मतलब क्या और इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जरूर आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।